मुझे लगा कि इन चीज़ों को चेक करना चाहिए कि अगर कोई धारणा मेरी गलत है तो मुझे उसको सुधार लेना चाहिए। तो ये सोच के मैंने जो एनसीईआरटी की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स अभी चल रही हैं, जो 2006 में लगनी शुरू हुई थी, उनको पढ़ना शुरू किया। और क्योंकि मुझे कोई श्योरिटी नहीं थी, तो मैंने वो सारे पैसेजेस या वो सारे सो कॉल्ड तथ्य मार्क कर लिए कि इनको चेक करना चाहिए। तो ये मैंने पढ़ी 6ठी से लेके 12वीं तक की किताबें। इनमें फिर मैंने क्या किया, जो मुझे डाउटफुल लग रहे थे उनकी मैंने आरटीआई एप्लीकेशंस लगाए। लगभग 110 ऐसे पॉइंट्स थे जो मुझे लग रहा था कि डाउटफुल हैं। तो मैंने ये एप्लीकेशंस भेजी एनसीईआरटी को, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंसेस को। तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि सबके जवाब तो आए, लेकिन सबका एक स्टैंडर्ड जवाब था कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे 6ठी क्लास की जो बुक है, पेज नंबर 46, ये आप स्लाइड में देख सकते हैं। उसमें लिखा है, ये ऋग्वेद की बात करें या वैदिक एरा की बात करते हैं। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। आगे वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। अब मेरी परसेप्शन ये थी, या हमें ऐसा बताया जाता है कि हमारा जो समाज था वो बहुत ही ज़्यादा सुशिक्षित और बहुत ही विकसित स्थिति में था, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी इमेज बनती है कि हम तो बहुत पिछड़े हुए लोग थे जो पानी के लिए या ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, और फिर एक इतना गंदा काम करते हैं कि लोगों को बंदी बनाते हैं। तो अगर ये फैक्ट है, अगर ये सच है, तो हमें ये पता होना चाहिए, और अगर झूठ है तो इसका खंडन होना चाहिए। इसके लिए, ये तथ्य जानने के लिए मैंने एक आरटीआई एप्लीकेशन लगाई। वो आरटीआई एप्लीकेशन आप फिर से ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें मैंने 2 चीज़ें मांगी थी। इसमें मैंने मांगा था कि वो सारी की सारी ऋग्वेद की जो श्लोक हैं या ऋचाएँ हैं, उनकी एक लिस्ट दो जो इसकी बैकिंग करती हैं, और उन श्लोकों की ट्रांसलेशन किसने की थी वो हमें दिया जाए, और किसने ये वेट किया था कि इसको हमने पढ़ाने के लिए कंटेंट में डालना है। इसका जो रिप्लाई आया वो भी आप ये देख सकते हैं, ये उनका रिप्लाई है एनसीईआरटी का। उनका कहना है कि हमारे पास इस तरह के कोई भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं हैं। फिर इसी में जो दूसरा फैक्ट था जो इन्वेस्टिगेट करने की ज़्यादा ज़रूरत थी, उसी में आगे बोलते हैं, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। तो एक तरह से जैसे डकैत होते हैं कि डकैत जाते थे, जो पुरोहित थे और राजा थे उनके लीडर थे, वो लूट के लाए और माल आपस में बांट लिया। इस तरह की एक छवि बनती है वैदिक पीरियड की। और लास्ट में फिर जब वो यज्ञ में डालने की, आहुतियां देने की बात करते हैं, तो उसमें कहते हैं घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। आरटीआई एप्लीकेशन में मैंने इसकी भी सेम इन्फॉर्मेशन मांगी थी कि कौन से इसके पास, आपके पास हिस्टोरिकल एविडेंस है, वो हमें प्रोवाइड किए जाए। फिर पेज नंबर 60 पे कुछ इसी से मिलता जुलता है, क्योंकि फैक्ट एक ही है इसलिए मैं उसको कोरिलेट कर रहा हूँ यहाँ पे। इसमें बात करें कृषि के परिवर्तन की, इसमें बोलते हैं कि अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास, दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर करते थे। तो पहले वो बता चुके हैं बच्चों को कि लोगों को बंदी बना के लाते थे, अब बता रहे हैं कि उनसे काम करवाया जाता था। अब इसके लिए जब एनसीईआरटी ने मना कर दिया कि हमारे पास कोई इसके आंकड़े नहीं है, हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, तो उसके बाद मैंने इस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया। तो उसमें अब ये ऐसा पीरियड है जिसके हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है। जिस पीरियड की एनसीईआरटी बात करे वो आज से लगभग 2500 साल पुरानी बात है। उस टाइम का एक ही मेजर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मिलता है, वो है जो मेगास्थनीज जब इंडिया में आया था। ये मौर्य डायनेस्टिक के टाइम का है, जब ग्रीस एम्बेसडर था मेगास्थनीज, वो पाटलिपुत्र में आया, जिसे आज हम पटना कहते हैं। वहाँ लगभग 12 साल तक वो रहा। उसने पूरे भारत के आसपास, जो उसके आसपास के इलाके थे, वहाँ पर घुमा फिरा, और उसने फिर अपनी एक
किताब तैयार किया जिसके सारी किताब नहीं मिलती, कुछ फ्रैगमेंट्स मिलते हैं। तो उन फ्रैगमेंट्स में वो हमारे देश के बारे में क्या बताता है, ये उसका पेज नंबर 206 है। वो बताता है कि इस देश के बारे में एक बड़ी खास चीज़ है, देयर इज़ अ रिमार्केबल फैक्ट अबाउट इंडिया, और वो ये है कि यहाँ पर कोई एक भी गुलाम नहीं है, जो कि एनसीईआरटी की जो स्टेटमेंट थी उससे बिल्कुल रिवर्स जाता है। फिर उसी किताब में वो बताता है कि और देशों में कई देश ऐसे हैं जहाँ पर के विदेशियों को तो गुलाम बना लिया जाता है, लेकिन हिंदुस्तान के लोग ऐसे हैं कि विदेशियों को भी गुलाम नहीं बनाते, अपने देश के लोगों को तो गुलाम बनाने की बात वो सोच भी नहीं सकते। तो हिस्ट्री और जो हिस्ट्री में पढ़ाया जा रहा है उसके अंदर मिसमैच था। फिर उसने क्योंकि काफ़ी सारी डिस्क्रिप्शन दी है, हमारे यहाँ पर जो कास्ट सिस्टम है इसको एक बहुत ही निंदा की दृष्टि से देखा जाता है, और दुनिया भर में ये कहा जाता है कि जो हिंदुस्तानी समाज है उसकी एक सबसे बड़ी बुराई है वो कास्ट सिस्टम है। और जो ये हिस्ट्री की किताबें अभी हमारे बच्चे पढ़ते हैं उसमें भी ऐसा बताया जाता है कि जो सो कॉल्ड अपर कास्ट थे, जैसे ब्राह्मण थे या क्षत्रिय थे, वो तो रूल करते थे और बाकियों का शोषण किया जाता था। इसी के बेसिस पे बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी अपना कमा खा रही हैं, और बहुत सारे सो कॉल्ड आंदोलन भी इसके नाम पे चलाए जाते हैं। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स देखने जाते हैं तो हमें इस तरह का कोई भी एक भी इंसिडेंट देखने को नहीं मिलता जिसमें शोषण की बात आती हो। अब ये जो मेगास्थनीज एक्सप्लेन कर रहा है उसमें वो क्या बताता है, मैं फिर से कोट करता हूँ इसको। आफ्टर दीज द सेकेंड कास्ट कंसिस्ट ऑफ टिलर्स ऑफ सॉइल, वो किसानों की बात कर रहा है, हु फॉर्म द मोस्ट न्यूमरस क्लास ऑफ द पॉपुलेशन, जो सबसे ज़्यादा है हिंदुस्तान में। दे आर नीदर फर्निश्ड विद आर्म्स नॉर हैव एनी मिलिट्री ड्यूटीज टू परफॉर्म, कि उनको लड़ना नहीं होता, उनको वेपन्स नहीं दिए जाते, बट दे कल्टिवेट द सॉइल एंड पे ट्रिब्यूट टू द किंग्स एंड द इंडिपेंडेंट सिटीज़। क्योंकि तब छोटे छोटे राज्य थे तो सबको ट्रिब्यूट दिया जाता था, आज जैसा केंद्रीकरण नहीं था उस टाइम पे। इन टाइम्स ऑफ सिविल वॉर, ये हमारे लिए ज़रूरी है कि जब अंदर लड़ाइयाँ हो भी रही होती थी, सोल्जर्स आर नॉट अलाउड टू मोलेस्ट द हस्बैंड्समैन और रेवेज देयर लैंड्स, कि ना तो आप किसानों को कुछ कह सकते हैं और ना ही उनकी जो भूमि है उस पर कोई नुकसान कर सकते हैं। Hence, while the former are fighting and killing each other as they can, the latter may be seen close at hand tranquilly pursuing their work. कि जब ये सैनिक आपस में लड़ रहे होते थे तब भी किसान बड़े मज़े से अपने खेत में खेती कर रहा है, उसको ये चिंता ही नहीं होती थी कि उनको कोई हाथ भी लगा सकता है। अब इसमें जब एनसीईआरटी ने हमें जवाब देने से मना कर दिया, उन्होंने बोला रिकॉर्ड्स नहीं है, तो एक तो हमने रिसर्च करनी शुरू की। रिसर्च में जब हमें पता लगा कि उनके फैक्ट्स गलत हैं तो हमने एनसीईआरटी को रिप्रेजेंटेशंस डाले कि आपकी कमियां हैं, ये फैक्ट हैं, आप इनको सुधारें। इन रिप्रेजेंटेशंस का हमें कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। तो फिर हमने जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है उसमें हमने एक पटिशन फाइल की इन बुक्स को सुधारने के लिए। तो कोर्ट ने ये हमें कहा कि आप जाके ये पिटिशन पहले एनसीईआरटी को सबमिट करिए, अगर वो इसको सुधारते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप हमारे पास वापस आ सकते हैं, विल टेक अप द केस। तो हमने सारी पिटिशन एनसीईआरटी को भेजी, ऑल्दो पहले भी भेजी जा चुकी थी, लेकिन अब क्योंकि कोर्ट के डायरेक्शन से तो अब भेजी गई। तो एनसीईआरटी के डायरेक्टर ने कहा हम इसको देखेंगे और विल सी कि अगर कुछ इसमें करने की कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो करेंगे। जब हमें लगभग 6-8 महीने हो गए एनसीईआरटी से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो हमने आरटीआई एप्लीकेशन लगाई वहाँ पर पूछने के लिए कि क्या हो रहा है। तो हमें जवाब मिला कि वो पिटिशन सारी की सारी जेएनयू को भेजी गई है, क्योंकि वहाँ के हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं। और लगभग 1 साल बाद उसका हमें जवाब आया। अब वो जो रिप्लाई है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ यहाँ स्लाइड में। इसमें उनका कहना है कि हमारे पास यहाँ जो फैक्ट्स हैं वो क्या हैं, जिसके आधार पर उन्होंने ऋग्वेद को कोट किया है। उनका कहना है कि ऋग्वेद में उन्होंने उसकी ट्रांसलेशन को यूज़ किया है कि बहुत जगह पे जो इंद्र है उसको एज वॉरियर ट्रीट किया जाता है, इसलिए हमने उसकी जो वर्सेस हैं उनको ऐसे ट्रांसलेट कर दिया कि इंद्र उनको जिताएगा और जब उनको विक्ट्री मिलेगी, जब वो जीतेंगे तो वहाँ से वो धन लूट के लाएंगे और लोगों को लूट के लाएंगे। जबकि पूरे के पूरे श्लोक में जब आप संस्कृत में उसको पढ़ते हैं ऐसा कोई वर्ड देखने को नहीं मिलता। और इसमें एक वर्ड पे उन्होंने जो स्ट्रेस किया, उनका कहना था टर्म ट्रांसलेटेड फॉर लॉर्ड इज द एपिथेट जीत,
अब जीत हम जानते हैं कि कॉन्करर के लिए होता है, उन्होंने भी इसको माना है। फिर आगे बोलते हैं कि उसमें वर्ड है नरजीत। अब क्योंकि नरों को जीतना है इसलिए हमने बोला कि वो कैप्चर करते थे लोगों को। इसमें आप जो हिपोक्रेसी है वो देख सकते हैं। नर जीत का मतलब कैप्चर करना नहीं हो सकता, कभी भी कॉन्कर करना तो हो सकता है, लेकिन उसको ट्रांसलेट करके, क्योंकि उन्होंने ये दिखाना था, ऐसी एक छवि प्रस्तुत करनी थी कि यहाँ के लोग पिछड़े हुए थे, यहाँ का समाज पिछड़ा हुआ था, इसलिए उन्होंने नरजीत को ऐसे ट्रांसलेट किया है कि लोगों को दास बनाया जाता था। अब जो संस्कृत के स्कॉलर हैं, हमने फिर उनसे इस बारे में चर्चा की, तो उन्होंने इससे भी ज़्यादा जो रोचक तथ्य बताया वो क्या था कि नरजीत जो एक यज्ञ किया जाता था वो हमारे देश में इतिहास में बहुत से लोगों ने किया है और बहुत सारे उपनिषदों में भी उसका वर्णन आता है। और नरजीत और विश्वजीत का अर्थ था जिसने विश्व जीत लिया। और विश्वजीत ये उस सेंस में नहीं जिस सेंस में अब्राहमिक रिलीजन्स में माना जाता है। विश्वजीत का मतलब है कि एक राजा है, उसने अपना सर्वस्व दान कर दिया और अब वो सारा कुछ छोड़ चुका है, उसको विश्वजीत की कैटेगरी में रखा जाता है। उसका मतलब ये नहीं होता कि उसने विश्व को जीत के उनको गुलाम बना लिया है। तो ये हमें इसमें समझ आ गया कि इनका जो एजेंडा है वो किस तरह से हमारे देश को, हमारे देश की जो परंपराएं हैं उनके ऊपर एक ब्लॉट लगाना, एक धब्बा लगाने का काम चल रहा था। फिर उनका कहना है कि क्योंकि उर्वरजीत, अब उर्वरजीत का मतलब होता है कि ऐसी भूमि जहां पर ज़्यादा उर्वरा हो, ज़्यादा खेती की जा सकती हो, तो इसको उन्होंने एक्वायरिंग रिसोर्सेज ट्रांसलेट करके ऋग्वेद की छवि इस तरह से प्रस्तुत की है। और लास्ट सेंटेंस उनका देखिए, उनका कहना है दिस जस्टिफाइज द स्टेटमेंट मेड इन द टेक्स्ट बुक। इसका मतलब है कि कोई डायरेक्ट रेफरेंस कहीं नहीं है, उन्होंने ट्रांसलेशन का ट्रांसलेशन किया, फिर उसका इंटरप्रिटेशन किया और उस इंटरप्रिटेशन को जस्टिफाई करके टेक्स्ट बुक में डाला है। अब इस तरह की टीचिंग आप फिक्शन में तो कर सकते हैं, तो या तो सब्जेक्ट का नाम फिक्शन हो जाना चाहिए बजाय हिस्ट्री के, क्योंकि हिस्ट्री तो हमेशा फैक्ट्स पे बेस्ड होनी चाहिए। हमारे देश में हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज किया जाता है, उसका एक राजनीतिकरण हो गया कि कभी भी कोई हिस्ट्री की बात करेगा तो एक बोलेगा नहीं ये तो कम्युनिस्टों की लिखी हुई हिस्ट्री है, दूसरा बोलेगा नहीं नहीं ये तो दूसरे कैंप की लिखी हुई हिस्ट्री है। एज अ टीचर मेरा ये मानना है कि अगर आपको कुछ भी पढ़ाना है बच्चों को तो उसमें सिर्फ दो ही कैंप हो सकते हैं, सच का और झूठ का। कि या तो आप बच्चों को पढ़ाना है तो सच पढ़ाएं, क्योंकि पढ़ाने के लिए झूठ का सहारा भी नहीं लेना चाहिए और पढ़ाया भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो पिछले 12-13 साल से किताबें हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वो मैक्सिमम झूठ के ऊपर बेस्ड है या आधे झूठ के ऊपर बेस्ड है। अब इसमें एक और चीज़ जो हमने उनसे मांगी थी कि जो आप कह रहे हैं कि जो लूट के लाते थे उसको आपस में शेयर किया जाता था कि इसके फैक्ट दीजिए क्या है, तो इसमें भी उन्होंने एक ऋग्वेद के श्लोक को कोट किया है। उस श्लोक में कहीं पर संस्कृत में या उसकी हिंदी की ट्रांसलेशन में कहीं ऐसा नहीं मिलता कि हमने रिसोर्सेज को लूटना और आपस में बांटना है। तो उन्होंने उसके लिए भी वही वाला ट्रिक लगाया कि एक अंग्रेज ऑथर की ट्रांसलेशन को लिया है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी ट्रेडिशनल स्कॉलर से डिस्कशन नहीं की गई, किसी भी हमारे देश के स्कॉलर की ट्रांसलेशन यूज़ नहीं की गई। ये सारी जब अंग्रेज़ यहाँ होते थे उस ज़माने की ट्रांसलेशन यूज़ कर रहे हैं। और उसमें उन्होंने क्या जस्टिफिकेशन दिया इसका कि क्योंकि इस श्लोक में अग्नि को कोट किया जा रहा है और अग्नि को क्योंकि एक देवता माना जाता है और उसको फ्रीक्वेंटली कंपेयर किया जाता है ब्राह्मणों से या प्रीस्ट्स के साथ, इसलिए हमने बोला कि जो प्रीस्ट हैं वो धन को आपस में बांट लेते थे। तो अब आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का ये जो षड्यंत्र है हिस्ट्री बुक्स के थ्रू किया जाता है। और फिर से इसमें आप लास्ट लाइन देखिए, दीज एनालॉजीज, एनालॉजीज यानी आप उनकी तुलना कर रहे हैं उसके साथ, प्रोवाइड द बेसिस ऑफ इन्फेरेंस, के वहां से हमने इस तरह का एक निष्कर्ष निकाल लिया कि ऐसा किया जाता होगा, और अपने उस निष्कर्ष को, अपनी इस एक तरह से कल्पना को उन्होंने बच्चों को तथ्य के रूप में पेश कर दिया है। अब ये मैं सामने पूरे का पूरा उनका जो आंसर है वो दे रहा हूँ इस स्लाइड में। आप देखेंगे इसमें आपको कहीं पर ना तो कोई गुलामी, स्लेवरी जैसा कुछ मिलेगा और ना ही कहीं पे लूटने जैसा कुछ मिलेगा। तीसरा काम जो उन्होंने किया वो क्या बताते हैं अपने ही इस आंसर में, कि जो इंद्र है उसको क्योंकि वॉरियर ट्रीट किया जाता था और इस एक श्लोक में
क्योंकि इंद्र के लिए ये श्लोक गाया गया, इसलिए हमने इसको यूज़ कर लिया कि इंद्र को वॉरियर माना जाता है, तो हमने ऐसा प्रेजेंट कर दिया कि जो इंद्र था वो उनको लूट में सहायता करेगा।